Welcome once again. It's the continuation of lecture series Jazz Novel by Toni Morrison. प्रीवियस लेसन में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि जैज़ में हमें कौन कौन से ऐसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं इस नावल के थ्रू हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एक बैकग्राउंड अफ्रीकन का जो था वो इस नावल के साथ किस तरह रिलेट किया जाता है, जैज़ वर्ड का मीनिंग क्या है और इसको नावल के साथ किस तरह रिलेट किया गया है। देन उसके बाद हमने इसकी समरी को डिस्कस किया। अब इसके कुछ मेजर थीम्स एंड सिम्बल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे कि जो नावल हमारे पास हम किसी भी नावल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब तक हम उसका एक मेन मोटिव जो है उसको नहीं समझते हैं तो उस नावल के अंदर जो राइटर हमें कहना चाह रहा है हम उसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि जो थीम होती हैं वो एक हिडन मैसेज होता है थ्रू राइटर। यानी कि राइटर जो हमें कोई भी मैसेज देना चाहता है तो वो इनडायरेक्टली अपने इस फिक्शनल वर्क के थ्रू हमें वो जो मैसेज है वो कन्वे करना चाह रहा है। अब बेसिकली हमने तो ये नावल पढ़ा जैज़, इसमें हमने क्या देखा कि एक स्टोरी है जिसमें जो ट्रेस वायलेट इन दोनों की स्टोरी बताई गई है कि ये दोनों ही ऑर्फन थे और ये किस तरह ऑर्फन हुए और इनके साथ साथ इनकी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ आए हैं इन्होंने जो कुछ भी माइग्रेशन के बाद फेस किया तो उस चीज़ ने इनकी लाइफ को किस तरह अफेक्ट किया। ये एक तो फ़िक्शनल स्टोरी है, लेकिन इस फ़िक्शनल स्टोरी के पीछे हमारे वर्ल्ड की एक हिस्ट्री मौजूद है कि वो लोग जिनको कॉलोनाइज़ किया गया था, यानी कि वो या फिर वो लोग जो माइग्रेट करके किसी भी कंट्री में जाते हैं या वो लोग जो स्लेव बनाए जाते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह की हो जाती है। अगर उनको आज़ादी भी मिल जाए, वो उनको इंडिपेंडेंस भी मिल जाए, लेकिन फिर भी उनकी उनकी जो ग्रोथ होती है उनके करैक्टर डेवलपमेंट में वो कहीं ना कहीं जो है कुछ फ्लॉज जो हैं वो रह जाते हैं। अब इसमें थीम्स को हम डिस्कस करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें इस में थीम देखने को मिलता है वो वायलेंस का है। अब वायलेंस जो है इसको हम रेफ़र कर सकते हैं वायलेट के साथ, क्योंकि वायलेट का नेम जो है वो इस वायलेंस के नेम पर रखा गया है कि स्टार्टिंग में जब देखा कि डोरकास का जब मर्डर हुआ तो वो ऑलरेडी डेड बॉडी को भी और जो है वो तकलीफ़ पहुंचा रही थी। अब उसको तकलीफ़ पहुंचाना डोरकास का मकसद नहीं था, बल्कि यहाँ पर हमें वायलेट की मेंटालिटी और उसकी साइकोलॉजिकल जो उसकी डिज़ीज़ है उसके बारे में बताया गया है कि उसने जितना कुछ अपनी लाइफ में फ़ेस किया तो अब जब उसको अपनी जो उन जितनी भी उसकी तकलीफ़ हैं, जो कुछ भी उसने फ़ेस किया, वो जब उसको मतलब कि जैसे कि कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा दुःख में होता है तो बाज़ औक़ात उसकी जब लाइफ़ में ऐसी कोई कंडीशन आती है कि वो ख़ुद को जो है वो बेकाबू कर लेता है और उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही लेता है किसी के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वायलेट को जो एट द एंड जो है डोरकास मिली कि जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ़ के जितने भी इश्यूज़ थे, उसकी परेशानियाँ थी, उनके जो भी कॉन्सिक्वेंस थे वो उसने डोरकास की डेड बॉडी पर हमें दिखाए। इसके बाद इसके अलावा हमें वायलेंस जो है इस नावल में और भी बहुत ज़्यादा जगह पर देखने को मिलता है, जो कि वायलेट के जो है डोरकास पर अटैक करने से उससे किसी लेवल पर कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा हम वायलेंस जो है वो वायलेट के नेम पर ही यहाँ पर दे सकते हैं। देन उसके बाद है मदरहुड, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम इन दिस नावल दैट इज़ मदरहुड के जो हमारी यानी कि एक जो मदर है उसका रिलेशन उसके जो डॉटर पर होता है वो किस तरह होता है। तो अब इस नावल में जो मदरहुड का रिलेशन है वो कई तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि जैसे कि जब वायलेट की ग्रैंड मदर थी ट्रू बैली, उन्होंने किस तरह जो है वो अपनी बेटी के बच्चों का ख्याल रखा, यानी कि और उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन का उन्होंने ख्याल रखा, अपनी बेटी का ख्याल करती थी, उसके लिए वहाँ पर आई हुई उन्हीं की जो है यानी कि उन पर ही वो ट्रस्ट करते हुए जो रोस्टियर हैं वो कुछ सुसाइड कर लेती हैं कि उनकी मदर जो हैं वो किस तरह उनका ख्याल रखेंगी। इसके अलावा एक और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वीरा लुइस थी कॉलोनियल वर्ड्सवर्थ की बेटी हेनरी की जो हेनरी के बच्चे की जो माँ थी, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो है हेनरी से सारी ज़िंदगी जो है उनसे मुलाकात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को माला, हालांकि वो जिम्मेदारी जो थी उसके साथ साथ हेनरी की भी थी, क्योंकि वो दोनों ही उस जो कंडीशन के जो थे वो दोनों ही उसके कसूरवार थे। इसके अलावा
मदरहुड इसमें हमें यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो ऑर्फन होते हैं उनके लिए जिन लोगों की माएँ या बाप नहीं होती तो उनके लिए जो है एक जो रिलेशन है मदर का वो किस तरह होता है और उसके ना होने से उनकी करैक्टर डेवलपमेंट में जो किस तरह के फ्लॉज रह जाती हैं कि अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ट्रेस है वो थ्रू आउट नावल में अपनी मदर को ट्रेस करता रहता है क्योंकि उसके जो नेम है जो ट्रेस वो भी इसके नाम पर ही रखा गया है कि वो अपनी फैमिली और स्पेशली अपनी मदर के बारे में ट्रेस करता है कि उसकी मदर कौन थी, वो उसको ढूंढता रहता है। तो यानी कि वो हम कहीं ना कहीं जो हैं अपनी जो हमारी परेशानियां होती हैं उसको कम करने के लिए हम अपनी जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मौजूदगी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। दैन इसके बाद रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि रेस ये जो है आई थिंक कि इस नावल की रूट कॉज ही रेस थी क्योंकि इन लोगों को ब्लैक पीपल को जितने भी इशू फेस करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ रेस यानी कि रेसिज्म की वजह से ही जब किसी भी दो ऐसी अपोजिट चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है हम इनको बाइनरी अपोजिशन में रखते हैं कि डैट इज़ ब्लैक एंड डैट इज़ वाइट क्योंकि इनको जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ती है अफ्रीकन को इनकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आई इनको स्लेव बनाया गया इनको एक्सप्लॉइट किया गया इनको कॉलोनाइज़ किया गया जस्ट बिकॉज इनके कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से क्योंकि इनकी जो भी कंडीशन थी उनसे पहले इनके कलर कॉम्प्लेक्स को देखा गया कि ये लोग डार्क हैं तो इट्स मीन कि इनका फ्यूचर भी डार्क होना चाहिए। तो रेसिज्म हमें इस नावल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू वायलेट की साइकोलॉजिकल कंडीशन के थ्रू कि वो किस तरह जो हैं थ्रू आउट नावल में अपनी एक कॉम्प्लेक्शन में रहती हैं। देन वीरालुस के जो फादर हैं कॉलोनियल वर्ड्सवर्थ उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज के उन्होंने जो है एक लव किया था एक ब्लैक मैन से। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इस नावल के अंदर हमें रेसिज्म देखने को मिलती है। देन माइग्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग सब हार्लेम में आए और वायलेट रेस और उनकी मदर इन सब ने माइग्रेशन की। सबसे पहले तो ये अमेरिका में माइग्रेट करके आए जो एक ग्रेट इवेंट है ग्रेट माइग्रेशन के नाम से। उसके बाद देन इनका हार्लेम में आना और डिफरेंट कैरेक्टर्स का अपने अपने सिटी को विलेज को छोड़कर एक विलेज में आना दैट इज़ माइग्रेशन। उसके बाद जो हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम देखते हैं म्यूज़िक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि इस नावल का जो नेम है वो जैज़ इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर ही लिया गया है क्योंकि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इन लोगों को कॉलोनाइज किया जा रहा था इनको स्लेव बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर एक वाही चीज़ जो ये अपने साथ लेकर गए थे इनके कल्चर में से वो इनका म्यूज़िक था क्योंकि किसी को भी उसके टैलेंट से आप फ्री नहीं कर सकते। आप उसकी ज़ाहिरी जो उसके पास चीज़ें हैं उससे उसको आप दस्तबरदार कर सकते हैं लेकिन आप उसके अंदर का जो टैलेंट है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग जब जिस भी कंट्री में गए माइग्रेट करके इनके साथ इनका म्यूज़िक जो था और किस तरह ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे तो उस चीज़ को जब इन्होंने अपडेट फॉर्म में 1920s में हमने डिस्कस किया था एक मूवमेंट चलाई गई थी हार्लेम रेनेसां के नाम से। तो वहाँ पर जो इन अफ्रीकन का कल्चर था आर्किटेक्चर था डांस था म्यूज़िक था सब कुछ जो है इसको रीन्यू किया गया रिवाइवल किया गया। तो उसके बाद जो है जैज़ म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको अफ्रीकन के साथ एसोसिएट किया जाता है। देन इसके बाद कुछ बर्ड्स वगैरह भी हैं जो कि इस में दिखाए गए हैं वो हम सिंबल्स के तौर पर डिस्कस करेंगे।